दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी चित्रकूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम यूपीएचईएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ में के पाठ्यक्रम में लगी कहानियों के महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानने की श्रृंखला को शुरू करते हैं। इन कहानियों की श्रृंखला में आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कफन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, यह आप सबको मालूम है। दोस्तों, मूल रूप में यह कहानी जामिया नामक पत्रिका में उर्दू में सन 1935 को प्रकाशित हुई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि यह मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी यह कहानी, तो यह कहानी उर्दू भाषा में लिखी गई थी और जामिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसके बाद 1936 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है और हिंदी तथा देवनागरी लिपि में ये लिखी गई है और फिर प्रकाशित हुई है। दोस्तों, यह एक यथार्थवादी कहानी है। यथार्थवादी ना कर करके इसे अति यथार्थवादी कहा जाए तो ज़्यादा संगत होगा। दोस्तों, कुछ विद्वानों ने इसे प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानते हैं कि यह प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। यह 1936 में प्रकाशित हुई और कुछ विद्वान दोस्तों इसको न मान करके क्रिकेट मैच कहानी है प्रेमचंद जी की, 1937 में यह प्रकाशित हुई है, इसको प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानते हैं। तो आप अधिकांशतः विद्वान कफन कहानी को ही अंतिम कहानी मानते हैं, इसलिए आप अगर कहीं आ जाए विकल्प में तो आप कफन को ही टिक करिएगा। दोस्तों, यह कहानी हिंदी एवं उर्दू दोनों में कफन नाम से ही छपी है। चाहे वो हिंदी में छपी हो चाहे वो उर्दू में, दोनों में कफन नाम ही रहा है, क्योंकि प्रेमचंद जी के कई उपन्यास हैं जिनका उर्दू में नाम कुछ दूसरा था और हिंदी में नाम उनका दूसरा कर दिए हैं प्रेमचंद जी ने। तो इस कहानी के साथ ऐसा नहीं है। यह कहानी हिंदी और उर्दू दोनों में कफन नाम से ही प्रकाशित हुई है। दोस्तों, आइए इसके विषय वस्तु के विषय में देखते हैं। तो यह भारतीय दलित वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण इस कहानी में किया गया है, जिसे समाज के उच्च वर्ग कथाकथित धर्म के ठेकेदारों एवं जमींदारों ने इस प्रकार से शोषण किया कि यह वर्ग यानी कि वह निम्न वर्ग भूखों से मर रहा है। और जिसके फलस्वरूप इस भूखमरी का परिणाम क्या है कि घींसू माधव जैसे वर्ग के लोग, घींसू माधव के समाज के लोग संवेदनहीन हो जाते हैं तथा वे मानवीयता से शून्य हो जाते हैं, उनमें मानवता नहीं रह जाती है। इसीलिए इसमें जब बुधिया प्रसव की पीड़ा से जूझ रही होती है तो वो लोग नहीं जाते हैं वहाँ पर। ये क्या है? ये यही है कि समाज को, किसी व्यक्ति को ऐसा इतना बेहया बना दो कि उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इस वर्ग के साथ कुछ कथाकथित लोगों ने, पूंजीपतियों ने, सामंतवादियों ने ऐसा ही किया है कि वह वर्ग बिल्कुल संवेदनहीन हो गया है। दोस्तों, इसमें एक स्त्री की निर्मम मृत्यु का भी चित्रण है, क्योंकि बुधिया निर्मम मर जाती है, उसकी न कोई दवा होती है न दारू की जाती है और वह मर जाती है। दोस्तों, अगर इस कहानी के उद्देश्य की बात करें तो प्रेमचंद जी का उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से यह बताना है कि निम्न वर्ग का अतिशोषण के फलस्वरूप नष्ट होती मानवीयता एवं संवेदना का चित्रण करना प्रेमचंद जी का उद्देश्य था। सामंती तथा पूंजीवादी एवं जातिवादी व्यवहार पर प्रहार करते हैं इस कहानी के माध्यम से।
शोषण एवं गरीबी से उत्पन्न अकर्मण्यता एवं लापरवाही तथा संवेदनहीनता का इस कहानी के माध्यम से चित्रण करते हैं। इस समस्या को दिखाना प्रेमचंद का उद्देश्य है। सामाजिक विषमता, बेगारी आदि का चित्रण इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। इस कहानी में बेगारी का भी बहुत बेबाकी वर्णन करते हैं प्रेमचंद जी, क्योंकि घीसू और माधव के समाज के लोग जो काम करते हैं परंतु उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है, जिसके फलस्वरूप वो अपना पेट का पालन भी नहीं कर सकते हैं। वजह यही है कि घीसू और माधव काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर वो काम करते हैं तो उनकी भी वही स्थिति है जो घीसू माधव की है, क्योंकि काम करने वाले लोग भी उस समाज में भरपेट भोजन नहीं पा रहे हैं। इसलिए घीसू माधव बेगारी का काम न करके एक प्रकार से सामंतवाद में प्रहार करते हैं, चोट करते हैं कि वो बेगारी का काम नहीं करेंगे, वो अपने श्रम का दोहन नहीं होने देंगे, इसलिए वह काम नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके पात्र परिचय की बात अगर हम करें तो इसमें एक पात्र जैसा कि घीसू है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है और यह माधव का पिता है, और इसे कामचोर आलोचकों ने कहा है। बहुत से आलोचक इसे कहते हैं कि ये कामचोर है। अब विशेष रूप से दलित आलोचक कहते हैं कि प्रेमचंद जी ने घीसू माधव को कामचोर दिखाया है, निर्लज्ज दिखाया है, बेहया दिखाया है, तो वो इस समाज के साथ गलत किए हैं। जबकि प्रेमचंद जी का उद्देश्य इस वर्ग को, मेरा मानना है कि नीचा दिखाना ना हो करके उस सामाजिक व्यवस्था पर चोट करना है कि इनको निर्लज्ज, बेहया, कामचोर बनाया किसने है। तो वह समाज बनाया है, सामंतवादी व्यवस्था ने बनाया है, पूंजीवादी व्यवस्था ने बनाया है, जमींदारों ने बनाया है, कथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने बनाया है। वास्तव में वो कामचोर, मेरा मानना है कि वो नहीं है, क्योंकि अगर समाज ऐसा ना होता, बेगारी ना होती, मजदूरी का सही उचित मूल्य मिलता, तो वो भी काम करते। मूल्य ना मिलने की वजह से वो अपने श्रम का फालतू दोहन नहीं होने देते हैं, इसलिए वो काम नहीं करते हैं। तो आलोचकों को लग जाता है कि वो कामचोर चित्रित कर दिए हैं प्रेमचंद जी ने। वह शोषित है किंतु चालाक बहुत है। चालाक किस लिए है? क्योंकि वह इसलिए चालाक है कि वह अपना शोषण, अपना दोहन नहीं होने देना चाहता है। इसमें धार्मिक मान्यताओं पर भी यीशु विश्वास करता है, क्योंकि जब दोनों शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद माधव कहता है कि बुधिया बैकुंठ जाएगी, तो यीशु कहता है कि हाँ बेटा, वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या यह मोटे मोटे लोग जाएंगे। दोस्तों, यीशु के 9 संतानें थी, जिसमें से 8 संतानें मर गई हैं, नहीं बची। 9वीं संतान माधव था जो बचा था। दोस्तों, दूसरा पात्र है माधव, जो घीसू का पुत्र है, और इसको भी कामचोर बताया गया है, निर्लज्ज बताया गया है। अगली पात्र इसमें बुधिया है, जो माधव की पत्नी है, और जब से ये आई है, ये इस घर को, घीसू और माधव के घर को व्यवस्थित करने का कार्य करती है, संभालने का कार्य करती है, संवारने का कार्य करती है। वह इन दोनों के पेट के लिए रोटी की व्यवस्था करती है, वह पिसाई का कार्य करती है, घास छीलने का कार्य करती है, और उससे सेर 2 सेर आटा लाती है और इन दोनों का पेट भरती है। और इसके साथ होता क्या है, यह अंततः प्रसव की पीड़ा से जूझती हुई मर जाती है। यह इस कहानी में, पूरी कहानी में मौन पात्र है, ये कहीं बोलती नहीं है। इस कैरेक्टर को प्रेमचंद जी ने बोलते हुए कहीं नहीं दिखाया है। और इसकी मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद ही हो जाती है। दोस्तों, इसमें अन्य पात्र भी हैं, जैसे कि जमींदार हैं, भिखारी है और ग्रामीण लोग हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा।
वही बात इसमें मैंने नोट्स में लिखा है कि जाति विशेष यानी चमार या निम्न वर्ग के को कमजोर, निर्लज्ज एवं संवेदनहीन प्रेमचंद जी इसलिए बताते हैं कि यही वर्ग शोषित है। इसीलिए कुछ लोग कह देते हैं कि चमारों को या समाज में निम्न वर्ग कहे जाने वाले लोगों को प्रेमचंद जी ने ऐसा दिखाया है, क्योंकि यही तो सताए जा रहे हैं। इसलिए प्रेमचंद जी ने उनकी बात को, उनकी समस्या को अपनी इस कहानी में रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे हम, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। घीसू और माधव अलाव तापते थे। जब प्रसव से पीड़ा से माधव की पत्नी बुधिया करा रही थी, तब ये दोनों अलाव ताप रहे थे। इसका मतलब है कि ठंडी का मौसम रहा होगा। घीसू भूख से इतने पीड़ित हैं, ये इनका पेट नहीं भर जाता है। तो घीसू कहीं एक बार किसी ठाकुर की बारात में गया था, तो उसको उस समय जब अलाव ताप रहे होते हैं तो उसको वह बात याद आती है, वह दिन याद आता है, वह बारात याद आती है। वो कहता है अपने पिता से कि 20 साल हो गए जब ठाकुर की बारात में गए थे, तो भर पेट पूड़ियाँ, 3 प्रकार की सब्जियाँ हमें खाने को मिली थी। आगे इसका उल्लेख मैं किया हूँ, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि घीसू 20 साल पहले ठाकुर की बारात की घटना याद आती है घीसू को। कफन के लिए सबसे पहले ये लोग जमींदार के पास जाते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये कफन के लिए सबसे पहले किसके पास जाते हैं, तो ये दोनों जमींदार के पास जाते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं कि कफन के लिए पैसे दे दीजिए, क्योंकि माधव की पत्नी गुजर गई है। और वहाँ झूठ बोलते हैं जमींदार से। ये कहते हैं कि हमने दवा दारू खूब की सरकार, परंतु वह चल बसी, हम दोनों को अनाथ कर गई, ऐसा कहते हैं। तो ये दोनों सबसे पहले किसके पास जाते हैं? जमींदार के पास जाते हैं। और जमींदार इनको कितने पैसे देता है? 2 रुपये देता है। इन दोनों जब जमींदार के पास जाते हैं तो 2 रुपये जमींदार इनको पकड़ा देता है और 3 रुपये अन्य ग्रामीण लोग देते हैं कफन के लिए। इस प्रकार से इनके पास पूरी जमा पूंजी 5 रुपये हो जाती है। अब ये कफन के लिए यहाँ पर प्रेमचंद जी ने थोड़ा सा मुझे सोचने को विवश कर रहा है कि प्रेमचंद कफन के लिए इन दोनों को भेजते हैं। हालांकि हमारे समाज में ऐसा होता नहीं है कि जिसके घर का स्वजन, जिसकी पत्नी, जिसका सगा संबंधी गुजर गया हो, तो वही जाकर के कफन लाए। हमारे समाज में या तो परिवार के अन्य सदस्य जाते हैं, या पड़ोसी जाते हैं, या रिलेशन के लोग कफन लेने जाते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने किस उद्देश्य से इन दोनों को दिखा दिया, यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लगता है, किंतु प्रेमचंद जी को तो दिखाना था इनकी भूख को, इनकी पीड़ा को। इसलिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने दिखाया होगा ऐसे कि इनको दिखाया जाता कि ये कफन जैसे कार्य को करने वाले एकत्रित किए गए पैसों को भी अपने पेट भरने में उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि इनको भूख सबसे बड़ी है। इनके लिए इनकी सबसे बड़ी आवश्यकता भूख है, ना कि ये कफन को महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये 5 रुपये लेकर के जाते हैं जब कफन लेने बाजार, तो बाजार में ये पहुंचते हैं और मधुशाला में पहुंच जाते हैं। मधुशाला में जब ये पहुंचते हैं तो खूब शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद जो पैसे बचते हैं तो उससे सामने की ही दुकान पर जाते हैं और उन पैसों से पूरी, सब्जी, अचार, चटनी लेते हैं और भर पेट खाते हैं। और इसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो बचा हुआ भोजन होता है वो सामने बैठा हुआ एक भिखारी है उसको दे देते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर सोचने के विवश करते हैं लोगों को कि यह वर्ग जो भूखों से मर रहा था, ये कैसे इनको कह सकते हैं कि ये इतना संवेदनहीन है। ये संवेदनहीन कैसे हैं? क्योंकि ये बचा हुआ भोजन अपना फिर भिखारी को दे देते हैं।
नहीं, इनको अगर इतना संवेदनहीन हो जाते और इतना स्वार्थी होते ये, तो अपना बचा हुआ भोजन न देते उसको, वो ले जा करके रख सकते थे अगले दिन के लिए। किंतु ये दोनों पात्र, यहाँ इस पॉइंट से पता चलता है कि ये स्वार्थी तो नहीं थे, इनके अंदर संवेदना थी, इनके अंदर बहुत बड़ी कोई चाहत नहीं थी, क्योंकि ये पेट भरने को मजबूर थे। दोस्तों, जब ये शराब पीते हैं और भोजन करने के बाद चलते हैं, तो ये फिर दोनों गाते हैं। कहते हैं, क्या गाते हैं? ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ऐसा गाते हैं ये। और आगे है, दोनों नाचते हैं, झूमते हैं और अंत में नशे में धुत होकर के वहीं पर गिर जाते हैं। जब दोस्तों ये शराब पीते हैं और भोजन करते हैं, सारे पैसे चट कर जाते हैं, तो फिर दोनों कहते हैं कि लोग पूछेंगे तो लोगों को बताएंगे क्या? जब आप कहानी पढ़ेंगे तो इनका संवाद वहाँ पर मिलेगा। तो फिर माधव कहता है कि कह देंगे कि पैसे कमर से खिसक गए, और फिर ये कहते हैं कि कफन के लिए पुनः वही लोग पैसे देंगे, फिर से इंतजाम होगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, मेरी तो आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को अवश्य पढ़िएगा, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आप पकड़ने का प्रयास कर पाएंगे। बुधिया इस घर में व्यवस्था की नींव डालती है। बुधिया घास छील करके, पिसाई करके शेर भर आटे की व्यवस्था करती है। ध्यान रखिए कि एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। कितने आटे की व्यवस्था करती है? शेर भर आटे की, क्योंकि अब चाहे यूजीसी नेट हो और चाहे अन्य एग्जाम हो, सब में बहुत बारीकी से सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो आपको इनके एक एक क्रियाकलापों को ध्यान में रखना जरूरी है। घींसू माधव वाले समाज में रात दिन मेहनत करने वाले की हालत घींसू माधव से ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इनके अलावा उन लोगों की स्थिति बेहतर है जो किसानों और मजदूरों का शोषण करते हैं, उनकी स्थिति सही है। देखिए, विडंबना है, जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है रात दिन मेहनत करने वाले की स्थिति अच्छी नहीं है, भरपेट भोजन नहीं पा रहा है, किंतु उनकी स्थिति अच्छी है जो किसानों का, मजदूरों का रात दिन शोषण करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अब प्रेमचंद जी ने इसको इस कहानी के माध्यम से हम लोगों के सामने रखने का प्रयास किए। दोस्तों, इस कहानी में आर्थिक विषमता, पूंजीवाद एवं सामंतवाद के फलस्वरूप पारिवारिक संबंधों के खोखलेपन का भी चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से इस विषमता ने पारिवारिक संबंधों को खोखला कर दिया है। यही कारण है, इसमें आप देखेंगे कि घींसू और माधव पिता पुत्र ना होकर के इस कहानी में दो भूखे बेहया व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। इस कहानी में घींसू और माधव के द्वारा काम न किया जाना सामंती व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रहार है, क्योंकि अगर वे दिन रात जी तोड़कर मेहनत करेंगे तब भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं नसीब होगा। इसीलिए वे दोनों काम न करके अपने श्रम का शोषण नहीं होने देते हैं। उनके काम न करने का ये कारण है, क्योंकि काम करने वाले और ना करने वालों की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं है। कफन के पैसों से शराब पूरी खा करके भूख मिटाना, कफन जैसी मर्यादा को पूर्ण न करना समाज के लिए घोर भूखमरी को व्यक्त करना है कि समाज में कितनी भूखमरी है कि इस कार्य को भी समाज करने में असमर्थ है। और विशेषकर यह दलित वर्ग
यह शोषित वर्ग। दोस्तों, अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण कथनों के विषय में भी देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। तो इसमें कथन है कि वह भोजन नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और पेट भर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं, इस भोज में क्या स्वाद मिला, रोक टोक नहीं थी। ये घीसू माधव से कहता है जब वो ठाकुर की बारात में गया था 20 साल पहले, उसका जिक्र आला तापते हुए करता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें कहा गया है कि भर पेट पूड़ियाँ खिलाई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद जी ने यहाँ पर ऐसा शब्द क्यों लिखा, क्योंकि यह समाज का कहीं पेट नहीं भर जाता है, इसलिए प्रेमचंद जी ने यहाँ पर भर पेट पूड़ियाँ खिलाई थी, ऐसा शब्द का उपयोग किया है। आगे कथन है, शादी ब्याह में खर्च करो, क्रियाकर्म में शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल, बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च करने में किफ़ायत सूझती है। ये घीसू माधव से उस वर्ग के लिए कहता है जो खर्च नहीं करते हैं, उसके लिए। अगला कथन है कि कैसा बुरा रिवाज है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी नहीं मिलता, मरने के बाद कफन चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है। लोगों, एक गांव में कहावत है, कहते हैं कि जिंदा मिले न खाड़, मरे पर से माड़। ये वही स्थिति है। जब व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता है, जब व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, उस समय भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है। और कितनी बड़ी अंधविश्वास है, रूढ़ी है कि मृतक को कपड़ा दिया जाता है जब वह व्यक्ति मर जाता है, जब उसको कोई आवश्यकता नहीं है, तब उसको कफन के लिए गांव वाले व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा एक विमर्श है, और उस ग्रामीण व्यवस्था पर भी विमर्श है। वो संवेदनहीन समाज पर सवाल है कि जब बुधिया प्रसव की पीड़ा से जूझ रही थी, तब वही उसी गांव के लोग, वही ग्रामीण, वही जमींदार, किसी ने दवा के लिए पैसा नहीं देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। किंतु जब मर जाती है तो उसको, जब कोई आवश्यकता नहीं है कफन की उस शरीर के लिए, तब उसको कफन के लिए पैसे देते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी में व्यक्त की है। आगे कथन है कि कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। ये माधव का कथन है। ऊपर वाला कथन घीसू का था। तो फिर घीसू कहता है और क्या रखा रहता है, 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। देखिए यहाँ पर 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। ये क्या है? ये घीसू और माधव क्या संवेदनहीन थे, क्या बेहया थे? वो भी सोचते हैं, उनके अंदर भी संवेदना है। अगर ये 5 रुपए पहले मिलते तो वो क्या करते, इससे दवा दारू कुछ कर लेते। और बाद में अगर वो 5 रुपए मिले और उससे वो अपनी भूख मिटा लिए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो बेहया हैं। क्योंकि अगर उस कफन में वो 5 रुपए खर्च भी कर देंगे, अगर ले ही जाते वो 5 रुपए का कफन खरीद करके, तो क्या बुधिया को शांति मिल जाती? दोस्तों, आगे फिर कथन है कि बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। घीसू माधव से ये बात कहता है।
फिर आगे घीसू माधव से कहता है हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई है। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं। ध्यान दीजिएगा इस कथन पे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये रूढ़िवादी और अंध विश्वास वाली व्यवस्था पर प्रहार है कि असल में बैकुंठ किसी गंगा के नहाने से और किसी मंदिर में जल चढ़ाने से नहीं मिलता है, बल्कि अगर बैकुंठ है तो इस कथन के अनुसार बैकुंठ उनको मिलता है जो किसी को दबाते नहीं हैं, जो किसी का शोषण नहीं करते हैं, जो किसी से बेगारी नहीं करवाते हैं, उसको बैकुंठ मिलता है। इन लोगों को बैकुंठ नहीं मिलेगा जो शोषण करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के संबंध में कुछ आलोचकों के कथन भी हमने रखे हैं, आइए उन पर भी विचार करते हैं, देखते हैं। कफन कहानी प्रेमचंद की ही नहीं, भारतीय कहानियों में सबसे अधिक विवादास्पद तथा उत्तेजित करने वाली कहानी रही है। ये कमल किशोर गोयनका का कथन है, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, शुक्ल जी इस कहानी के विषय में कहते हैं कि कफन कहानी जो है वो कल्पना की ऊंची उड़ान है। मुझे लग रहा है कि इस कथन के अनुसार शुक्ल जी के इस कथन के अनुसार मुझे लग रहा है कि शुक्ल जी इस कहानी को बहुत हल्के में लिए। आगे देखिए, सुमंगल सिंह सुमन का कथन है, कहते हैं कि कफन तल स्पर्शी यथार्थ का अंकन है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये यथार्थ ही नहीं, अति यथार्थवादी कहानी है। इस कफन कहानी के विषय में राजेंद्र यादव का कथन है कि कफन अपने गहन अर्थों में बुधिया के कफन की कहानी नहीं, मानव और मृत नैतिक बोध के कफन की कहानी है। क्या है? मानव और मृत नैतिक बोध के कफन की कहानी है। ध्यान रखिएगा इन कथनों को। दोस्तों, इस कहानी से संबंधित कुछ अन्य कथन, अन्य जानकारियाँ भी थी और प्रेमचंद से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ जो परीक्षा में पूछी जाती हैं तो उनको भी हम यहाँ पर रखने का प्रयास किए हैं। जैसा कि उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन, उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह था और यह जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था क्योंकि इसमें कुछ क्रांतिकारी कहानियाँ थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे जब्त कर लिया गया था। प्रेमचंद नाम से लिखी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी वो है, और साउथ कहानी इनकी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी जो हिंदी भाषा की और हिंदी भाषा में लिखी प्रथम कहानी है इनकी साउथ कहानी। ध्यान रखिएगा, साउथ कहानी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में लिखित प्रथम कहानी है। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया है क्योंकि इनका बहुत पत्राचार होता था और ये करीबी थे दोस्त से। अब जब आप चिट्ठी पत्री पढ़ेंगे तो उसमें दया नारायण निगम के पत्रों का जिक्र उसमें किया गया है। प्रेमचंद जी का एक कथन है जो आप सब लोगों को मालूम होगा, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह पंच परमेश्वर को प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कहानी कफन को माना है और अधिकांश विद्वान इन्हीं को मानते हैं, तो आप भी इन्हीं को मान करके चलिएगा। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित की गई हैं इनकी कहानियाँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों, प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं उनके प्रकाशन वर्ष और उनकी विषय वस्तु साथ साथ जो कहानियाँ हैं
उनको भी आप देख लीजिएगा, और प्रेमचंद जी पर लिखे गए जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि यह सारे तथ्य कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनको सब देख लीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के महत्वपूर्ण तथ्यों से ज़रूर परिचित होंगे, और एक आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस कहानी को मूल टेस्ट अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप मूल टेस्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।